डियर स्टूडेंट्स, हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या टॉपिक का पहला क्लास में कल हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जनसंख्या है क्या, कहते किसे हैं, और दूसरा ये कि जनसंख्या से संबंधित जो सिद्धांत था यानी जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरीज, उसके बारे में कल के क्लास में अध्ययन किया था। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि भारतीय जनसंख्या का स्वरूप क्या है, यानी हमारे देश का जो पॉपुलेशन है उसका नेचर क्या है। नेचर कहने का अर्थ ये है कि जब से हमारे देश की जनसंख्या का आकलन होना शुरू हुआ उस समय से लेकर के अब तक जो कल हमने अध्ययन किया था ट्रांजिशनल थ्योरीज में, उसके तहत हमारे जनसंख्या का स्वरूप क्या है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हमारा जनसंख्या अल्प विकसित जनसंख्या का एग्जाम्पल है, क्या हमारा जनसंख्या विकासशील जनसंख्या का एग्जाम्पल है, या क्या हमारा जनसंख्या विकसित जनसंख्या का एग्जाम्पल है। कल इसी को हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो इस डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन थ्योरीज में यानी जनसंख्या संक्रमणीय सिद्धांत में या जनांकीय संक्रमणीय सिद्धांत में हमारा जनसंख्या कहाँ पर फिट होता है, ये आज का आरंभिक टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या के आकलन करना कब से प्रारंभ हुआ। तो इस परिवेश में प्राचीन काल में जो विवरण मिलता है वो आभासी विवरण है, जो मध्यकाल में विवरण मिलता है वो भी आभासी विवरण है। बजाते तौर पे कोई सेंसस नहीं किया गया, कोई गिनती नहीं की गई लोगों का। किसी राइटर ने एक अनुमान लगा करके अपने समय में भारतीय जनसंख्या के आंकड़े दे दिए। जो गिनती करके बजाते तौर पे व्यवस्थित ढंग से जनसंख्या के बारे में बताया गया तो ये ब्रिटिश शासनकाल की देन है। उसके पहले जनसंख्या के संबंधित आंकड़े जो भी हैं वो अनुमानों पे हैं, ठीक है। तो भारत में व्यवस्थित ढंग से प्लान्ड तरीके से आदमी को गिन करके जनसंख्या जो बताई गई वो ब्रिटिश शासनकाल में बताई गई। तो पहले थोड़ा सा हम इसको एलोबरेट कर देते हैं कि कैसे कैसे ग्रेजुअली जनगणना किया गया, उसके बाद हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। तो इस क्रम में हम पाते हैं कि जो भारतीय जनसंख्या का गणना हुआ, जो भारतीय जनसंख्या का जो गणना किया गया वो सर्वप्रथम जो किया गया पहली बार वो 1872 ईस्वी में 1872 एडी में, और इस समय का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मेयो था, ठीक है। लेकिन ये जो जनगणना किया गया 1872 का, ये अव्यवस्थित था, प्लान तरीके से नहीं किया गया। ठीक है। प्रथम जो प्लान तरीके से किया गया वो 1881 ईस्वी, और ये जो हुआ वो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ, ठीक है। इसे हम लोग प्रथम व्यवस्थित गणना कर सकते हैं। और इसके पश्चात ये नियम बना कि प्रति 10 वर्ष पे, प्रति 10 वर्ष पर जनगणना होगा, ठीक है। और यह हुआ भी
ऐसी बात नहीं है कि बीच में कोई इंटरप्ट हुआ, कोई भी विपरीत परिस्थिति आई तो जनगणना होता रहा। तो इस तरीके से एक डेटा और मिलता है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो जनगणना हुआ, जनगणना की अगर संख्या की बात करें तो आप देख लीजिए कि 1881 या 1872 से लेते हैं, 1872, 1881, 1891, 1901, उसके बाद 1911, उसके बाद 1921, उसके बाद 1931, 1941। तो इसका मतलब कितने जनगणना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्वतंत्रता से पूर्व जनगणना की संख्या कितना हम बोलेंगे? इसमें दो डेटा होगा। अगर 72 से हम लेते हैं, 1872 से, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 3 3 6 और 2 8। और अगर 1881 से लेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 7। बात समझ में आई? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्वतंत्रता के पश्चात जनसंख्या या जनगणना, ठीक है, जनगणना की संख्या अगर किया जाए तो ये कितना हो जाएगा उसको देख लीजिए। तो सबसे पहला क्या हुआ? 1951। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1961। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1971। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1981। उसके बाद 1991। उसके बाद 2001 और उसके बाद 2011। 21 में नहीं हुआ। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 3 3 6 और 1 7। अब एक डेटा और है कि कुल जनसंख्या, जनगणना की संख्या है ना। तो अब तक कुल जनगणना की संख्या, तो इसमें दो डेटा हम लोग लेंगे। कितना? 2। यदि 1871 से ले तो कितना हो जाएगा? ये 16वां ना हो जाएगा। और अगर 1881 से ले तो कितना हो जाएगा? 15वां। देखिए गिन लीजिए, ये 7 और 7 14। कहाँ हुआ? 16। 1881 से प्रारंभ है 1881 से भी ना, 7 और 7 14। हाँ, 72 से लीजिएगा तो वहाँ 71 लिखे। अब 72 से तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ही ना हुआ 72 से। तब 1872 से 15वां हो गया। अगर 1881 से लेंगे तब 14वां। इस तरीके से पढ़ने की अनिवार्यता इसलिए है ताकि कहीं पर से भी क्वेश्चन आए आपको तो आप उसको हल करने में सफल हो। एक बार फिर मेमोराइज कर लीजिए कि भारतीय जनगणना के संबंध में जो बातें हैं उसमें सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनगणना का जो आरंभ हुआ वो सबसे पहले कब हुआ? 1872 में।
गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो। लेकिन इसकी विशेषता ये थी कि ये प्लान्ड नहीं थी, अनप्लान्ड थी, यानी इसके डेटा पे यकीन नहीं किया जा सकता है, सिस्टमेटिक रूप से नहीं किया गया था। सिस्टमेटिक रूप से नियमों के तहत जो जनगणना किया गया वो सबसे पहले 1881 में किया गया, और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड रिपन था। ये प्रथम व्यवस्थित जनगणना हुआ और इसी वर्ष फैसला लिया गया कि प्रति 10 वर्ष पर जनगणना किया जाएगा, और उसके बाद आज तक होता रहा। आज तक इन द सेंस क्या कि 2011 तक, 2021 में होना था लेकिन 2021 में नहीं हो पाया कोरोना के कारण। क्लियर? अब उसके बाद कुछ डेटा आपको याद करना है कि स्वतंत्रता से पूर्व जनगणना की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए 1872 से अगर लेंगे तो जनगणना की संख्या 8 हो जाती है, और अगर 1881 से लेंगे यानी व्यवस्थित जनगणना से तो जनगणना की संख्या कितनी हो जाती है? 7। अब एक दूसरा डेटा है कि स्वतंत्रता के पश्चात जनगणना की संख्या अगर है तो कितनी है? 7। अब एक तीसरा डेटा है कि अब तक जनगणना की संख्या, अगर 72 से हम लेते हैं तो अब तक 15वां जनगणना हुआ है, और यदि 81 से लेते हैं तो अब तक 14वां जनगणना हुआ है। तो ये जनगणना से संबंधित कुछ आंकड़े हैं जो आपको हमेशा याद रखना होगा। अब देखिए दूसरी बात जो है कि इसका संपन्न करने का दायित्व किस पर है? संपन्न करने का दायित्व किस पर है? कौन अकाउंटेबल है? तो इसका उत्तरदायित्व जो दिया गया है वो जनगणना निदेशालय, ठीक है, जनगणना निदेशालय यानी सेंसस डायरेक्टोरिएट, और इसका जनगणना जो निदेशालय होता है वो जनगणना आयुक्त, निदेशक, यानी सेंसस डायरेक्टर, या इसको सेंसस कमिश्नर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका क्रिया पद्धति क्या होता है, आखिर ये काम कैसे करता है, इसकी क्रिया पद्धति क्या होती है? तो क्रिया पद्धति में सबसे पहले 3 चरण होते हैं। कितने? 3। तो प्रथम चरण जो होगा उसमें मकान की गणना होगी, मकान की गणना होगी, और ये मकान के गणना का काम जो है वो जिस वर्ष करना है तो 6 माह पूर्व से ही होने लगता है। तो मकान की गणना 6 माह पूर्व हो गई। तो क्यों हुई? क्योंकि उस हाउस के नाम पर जो है वो एक प्रपत्र तैयार हो जाएगा, एक लेजर तैयार हो जाएगा हर हाउस का, ठीक है। अब दूसरा चरण होगा कि 1 फरवरी से, सॉरी, आप ठीक तो बोल रहे हैं, 1 फरवरी से उसके बाद 28 मार्च तक इसमें क्या हो जाएगा कि व्यक्ति की गिनती होगी, व्यक्ति की गिनती होगी। और तीसरा चरण जो इसका होगा वो 28 मार्च के बाद 24 घंटे
घंटा का होगा, यानी सुबह में शुरू होगा, दूसरे दिन सुबह में रात भर चलेगा, दूसरे दिन सुबह में खत्म होगा। और इसमें क्या होगा कि एक ही साथ जो बिना घर वाले लोग हैं, बिना घर वालों की गिनती होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे लोग स्टेशन पर सोते हैं, उनका कोई घर ही नहीं है, या भिखारी है वो घूमते रहते हैं, या रेलवे ट्रैक पर हाउस पाइप रहता है उसमें सोए रहते हैं, या अस्थायी रूप से झोपड़पट्टी बना करके रहते हैं। आज झोपड़ी उनका यहाँ है, कल कहीं और हो जाएगा, उन्हें कोई अस्थायी मकान उनका नहीं है। तो ऐसे लोगों का 24 घंटे के अंदर ही होता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर वो कहीं भी जा सकते हैं, तो गिनती जो है गलत हो जाएगी। अब ये सारी चीजें हो जाएगा तो 28 मार्च लिख दिया ना, 28 फरवरी ना हो गए, हाँ 28 फरवरी। अब जो है साहब मार्च में इसका जो है वो प्रोविजनल डेटा जो है वो प्रकाशित होगा। प्रोविजनल डेटा का मतलब क्या, सिर्फ ये बताया जाएगा कि इस वर्ष जो जनगणना हुई वो उसमें इतने संख्या कुल है, इतने उसमें पुरुष हैं, इतने स्त्री हैं, या जो भी उपलब्ध डेटा होगा उसको दे दिया जाएगा। उसके बाद में जब इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर, जब पूरी प्रक्रिया ऑन पेपर कंप्लीट हो जाएगी, तब सेंसस जनरल के द्वारा अनंतिम आंकड़े जो है वो प्रकाशित किए जाएंगे। अनंतिम आंकड़े क्या किए जाएंगे, प्रकाशित किए जाएंगे। तो इस शीर्षक में जो स्वरूप था उसमें जो आरंभिक बातें थी, वो आरंभिक बातों में इतना जो है वो आपको जानना है। इसको पहले आप फोटो खींच लीजिए, उसके बाद आगे की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो अब छात्रों हम लोग ये देखेंगे कि जो 81 से जनगणना हुआ हमारे देश में, तो उस जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से हमारी जनसंख्या का स्वरूप क्या रहा है ना। तो इस क्रम में हम लोग इस स्वरूप को जानने के लिए जो 1881 से लेकर के 1881 से लेकर के 2011 तक जो भारतीय जनसंख्या दिखाई पड़ती है हमको, इसमें 3 चरण दिखाई पड़ते हैं। कितना? 3 चरण। ठीक है, इसको एक डायग्राम के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रथम चरण जो था इसका, जो फर्स्ट फेज था, वो 1881 से लेकर के 1921 ईस्वी तक, यानी कुल कितना हुआ? 91 से लेते हैं, या 21 से 30 वर्ष हुआ है? नहीं, 40 वर्ष हो गया ना है? इसको 91 कीजिए, 91 से हो गया 30 वर्ष का पीरियड। अब द्वितीय चरण में जो हम लोग देखेंगे,
वो 1931 से लेकर के 1951 तक, ठीक है। तो ये भी 30 वर्षों का काल है ना। उसके बाद तृतीय चरण देखते हैं हम लोग। वो तो 21 से कर देते हैं, सॉरी गलत है, 21 से 51, 30 साल हो गया। अब उसके बाद तृतीय चरण अगर हम लोग देखेंगे, इसको रखते हैं 1951 से लेकर के 2011 तक। ये कितना वर्ष हुआ? 60 वर्ष। ठीक है। अब देखिए 3 चरण जो है, वो 3 चरण में जनसंख्या का स्वरूप कैसा कैसा रहा, तो इसको आंकड़ा के हिसाब से हम प्रमाणित करेंगे। पहले देखेंगे कैसे कौन कौन डेटा मिलता है हमको। इसमें हम देखते हैं कि 1891 में 1891 में जो हमारे देश में जनसंख्या थी वो 23.6 करोड़ थी, 3.6 करोड़ थी, ठीक है। और उसके बाद 1921 में जो जनसंख्या हुई वो 25.1 करोड़ हुई। अब इसका वृद्धि कितना हुआ इस दरमियान में? तो इस जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो मात्र 1.5 करोड़ होती है। 1.5 करोड़ जो वृद्धि दर होगा 0.19% प्रति वर्ष के हिसाब से। इस समय जो जन्म दर था वो 49 था, 49, और जो मृत्यु दर था वो 48 था। और इसका कारण क्या था? तो कारण था निर्धनता, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। और ऐसे परिवेश में अगर देखा जाए तो ये जो पीरियड था ये हम लोगों के देश में निम्न अस्थैतिक अवस्था का था, है ना। कल जो पढ़े थे अवस्था का, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो लो स्टेशनरी स्टेज। ऐसे स्टेज को क्या बोलते हैं कि एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, है ना, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो ये प्रथम चरण में इतने सारे डेटा आपको अपने मस्तिष्क में रखनी है। हम इसको फिर से रिवाइज करके आपको और एलोबरेट करके समझाएंगे।
पहले डेटा बोर्ड पर लिख रहे हैं, इसको आप लिखते जाइए ताकि आपको पूरा बात याद हो जाए, फिर दोहराएंगे तो पूरी बात याद हो जाएगी। अब उसके बाद द्वितीय चरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो जनसंख्या हम लोग को मिलती है वो 1921 में 1921 में 25.1 करोड़ 25.1 करोड़। उसके बाद 1951 में जो जनसंख्या हमें प्राप्त होती है वो 36.1 करोड़ 36.1 करोड़। इस समय जो दौर में वृद्धि हुई कुल जनसंख्या का वो कितना हुआ, तो 11 करोड़ की वृद्धि हुई। अगर इसको प्रतिवर्ष प्रतिशतता में देखें तो 1.22% प्रतिवर्ष की दर से जनसंख्या बढ़ी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस पीरियड में जो जन्म दर था वो 40 हो गया और मृत्यु दर घट करके 27 हो गया। ठीक है, अब इसका कारण क्या था? इसका कारण जो हमें दिखाई पड़ता है बाढ़ एवं अकाल पर नियंत्रण। और दूसरा के स्वास्थ्य सुविधा में सुधार। इस वजह से स्थिति में परिवर्तन आई। ठीक है, अब ये क्या था? स्थिति थी वही कि निम्न अस्थैतिक अवस्था ही था, लेकिन इसमें लेकिन लगा हुआ है। लेकिन क्या हुआ कि उच्च वृद्धिमान अवस्था में प्रवेश कर रहा था। ठीक है, उच्च वृद्धिमान अवस्था में प्रवेश कर रहा था। तो इस प्रकार से इस समय भी जो अर्थव्यवस्था थी हमारी वो अल्प विकसित ही थी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ही थी। तो ये द्वितीय चरण का ये डेटा आपके पास है। अब तृतीय चरण को हम लेते हैं, तब पूरी बात समझाएंगे आपको। तृतीय चरण में देखते हैं कि 1951 में 1951 में जो हमारे पास जनसंख्या होगी कितनी होगी? 36.1 करोड़। उसके बाद 2011 में हमें कितनी जनसंख्या प्राप्त हुई? तो 121.08 करोड़। ठीक है, तो इस दौर में वृद्धि कितना हुआ? इस दौर में जो हम लोग के यहाँ वृद्धि होती है
वो 84.91 करोड़। अगर इसको वार्षिक वृद्धि में ले तो 1.41% की वार्षिक वृद्धि हुई, वार्षिक वृद्धि हुई। और ऐसी परिस्थिति में जो इस समय जन्म दर जो हमें प्राप्त होता है वो 26 था, 26.2, और जो मृत्यु दर प्राप्त होती है हम लोग को वो बहुत घट के हो गया, यानी 8.9। और इसके पीछे जो कारण था वो ये कि निर्धनता पर लगाम लगा, और क्या, तो दूसरा कि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हुआ। अब ऐसी परिस्थिति में जो इस पीरियड में डेमोग्राफिकल ट्रांजिशंस थ्योरी के तहत हम देखते हैं, तो हम लोग उच्च वृद्धिमान अवस्था में पहुंच गए, उच्च वृद्धिमान अवस्था में पहुंच गए, है ना, यानी हाई एक्सपैंडिंग स्टेज। और ये हाई एक्सपैंडिंग स्टेज कैसी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है, बोलिए, तो विकासशील अर्थव्यवस्था का, विकासशील अर्थव्यवस्था का, यानी डेवलपिंग इकोनॉमी का। ठीक है, तो जो भारतीय जनसंख्या का जो स्वरूप पर हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें इतनी सारी बातें हम लोग को देखनी है, घबराइए नहीं। डेटा है, डेटा को इस ढंग से पढ़ने से बढ़िया से याद हो जाता है। तो जो स्वरूप है उसको हम लोग की कैसा स्वरूप रहा, तो जनसंख्या गणना जब से शुरू हुआ तो उस समय से लेके अब तक जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के आधार पर हम देखते हैं कि कुल 3 स्टेज में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला एक ऐसा स्टेज है जो 1891 से 1921 तक रहा, यानी कुल 30 वर्षों तक। इसमें हम पाते हैं कि 91 में जो जनसंख्या हमारे देश में थी वो कितना थी, 23.6 करोड़, 23.6 करोड़, और 21 तक पहुंच करके 25.1 करोड़ तक हुई। इसमें एक तथ्य यह है कि 21 का जो वर्ष है वो जनसंख्या विभाजक रेखा मानी जाती है, जनगणना विभाजक वर्ष माना जाता है। ऐसा इसलिए कि इन्फ्लुएंजा के कारण 1920 से पहले भारत में जैसे अभी कोरोना फैला, तो उसी प्रकार का एक बीमारी था इन्फ्लुएंजा, जिससे बहुत मौतें हुई थी। तो 21 का जो जनगणना हुआ ना, तो 11 के तुलना में जो जनगणना हुई थी उसमें कमी आ गई। तो 21 ऐसा वर्ष है जो पूरे, यानी 91 से लेकर के या 81 से लेकर 2021 तक, 2011 तक कभी भी जनसंख्या एक वर्ष छोड़ करके ऋणात्मक नहीं हुई, हमेशा वृद्धिमान रही। एक 21 का वर्ष है जिसमें जनसंख्या में कमी आई थी। और वो कमी क्यों आई थी, तो इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी फैल गया था, जिससे जनसंख्या में वृद्धि के तुलना में और कमी हुई थी। इसी कारण से 21 को हम जनसंख्या विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। और इस कारण से जनसंख्या में वृद्धि नहीं, जो वृद्धि हुई बहुत मामूली थी 30 वर्षों के मामले में।
1.5 करोड़ प्रति वर्ष से 0.19 प्रति वर्ष की दर से हुई। तो इस आंकड़े से यह साबित होता है कि जनसंख्या में इन 30 वर्षों के दौरान कोई बहुत बड़ा व्यापक वृद्धि नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? कॉज पूछिएगा तो कॉज ये है कि जन्म दर भी 49 था और मृत्यु दर भी 49 था, यानी दोनों हाई था। और जन्म दर मृत्यु दर हाई क्यों होता है? तो हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं कि वो देश निर्धन होगा, वहां बेरोजगारी पाई जाएगी, वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होगा। और जब ये तीनों विशेषताएं किसी अर्थव्यवस्था में पाई जाएगी तो वहां की जनसंख्या निम्न स्थैतिक अवस्था लो स्टेशनरी स्टेज में रहेगी। और जब लो स्टेशनरी स्टेज में अर्थव्यवस्था रहेगी तो ऐसे अर्थव्यवस्था अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से जानेंगे। तो फर्स्ट स्टेज जो है हमारे पॉपुलेशंस का, वो क्या इंगित कर रहा है कि भारत उस समय पूरी तरीके से एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था था। लेकिन द्वितीय चरण है उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है। कैसे? तो 21 में तो जनसंख्या ठीक है 25.1 करोड़ थी, लेकिन 51 में वो बढ़ के उसमें वृद्धि होती है 36.1 करोड़ हो जाता है। और ये वृद्धि 11 करोड़ का था। यहाँ 30 वर्षों में 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ का वृद्धि हुआ, लेकिन द्वितीय चरण में 11 करोड़ का वृद्धि होता है, जो प्रति वर्ष के हिसाब से 1.22% प्रति वर्ष था। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जन्म दर तो बहुत कम घटा, 48 से 40 हुआ, लेकिन मृत्यु दर बहुत घट गया, यानी 48 से सीधा 27 पे चला है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ब्रिटिश शासन के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण बाढ़ और सुखाड़ पे नियंत्रण स्थापित किया गया और कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास किया गया। इस कारण से ये मृत्यु दर में कमी आई। ऐसा नहीं हुआ कि ब्रिटिशों ने एक्सप्लॉयटेशन बंद कर दिया था, बल्कि कुछ सुविधाएं दी थी राष्ट्रीय आंदोलन के कारण। तब ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि हम रहे निम्न स्थैतिक अवस्था में, लेकिन उच्च वृद्धिमान अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। जनसंख्या बढ़ी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। तो इसको कहा जाएगा कि उच्च वृद्धिमान अवस्था हो नहीं गया, बल्कि उसमें प्रवेश कर रहे थे, उसके दरवाजे पर खड़े थे। और अर्थव्यवस्था अभी भी जो है वो अल्प विकसित ही बनी रही, अंडर डेवलप्ड ही बनी रही। यानी आजादी से पहले जनगणना के आधार पर यह पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी। एनी डाउट? अब देखिए छात्रों, तृतीय चरण पर हम लोग दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं। तो तृतीय चरण में क्या कि 51 में जनसंख्या 36.1 करोड़ तो थी, लेकिन 60 वर्षों के बाद ये जनसंख्या में बहुत लंबा उछाल आया, 121 करोड़ हुए, यानी कुल वृद्धि 84 करोड़ का हुआ, जो प्रति वर्ष के हिसाब से कितना हो गया? 1.41 वार्षिक वृद्धि। इसके पीछे काउस क्या था? तो इसके पीछे काउस था कि जन्म दर भी घटा 26, लेकिन मृत्यु दर ड्रास्टिकली जो है वो बहुत ज्यादा घट गया, 8.9। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर प्रति हजार पर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि क्या है सर? तो 1000 की जनसंख्या पर इतने लोग हर वर्ष पैदा हो रहे थे, 1000 की जनसंख्या पर इतने लोग हर वर्ष मर रहे थे। क्लियर? तो इसका कारण क्या था कि निर्धनता पर लगाम लगा। खत्म नहीं हो गया निर्धनता, लेकिन लगाम लगा। जो भूखमरी की स्थिति थी स्वतंत्रता से पूर्व, वो नहीं रही। और स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वतंत्र भारत की सरकार ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया, परिणाम स्वरूप मृत्यु दर जो है वो घट गई एकदम। और अब हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? उच्च वृद्धिमान अवस्था जनसंख्या के हिसाब से। और यही उच्च वृद्धिमान अवस्था में क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट होता है। जनसंख्या विस्फोट, यानी आजादी के बाद हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और ये कैसी अर्थव्यवस्था की निशानी है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था। तो ये स्वरूप था छात्रों। अभी भी कुछ खंड बचे हुए हैं कि
2011 का जो सेंसस हुआ, जो अंतिम सेंसस था अभी तक का, उसमें बहुत सारे डेटा है, तो आज के क्लास में पूर्ति नहीं हो पाएगा। हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे, तो उन डेटा पर एक तीसरा क्लास होगा, तब हम समझते हैं कि जनसंख्या पर आपका क्लास कंप्लीट होगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।